सदियों से आधुनिक विज्ञान बड़ी सख्ती से एक ही बात मानता आ रहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन का यह सिद्धांत कहता था कि इस ब्रह्मांड में जो सबसे ताकतवर और स्वार्थी है, बस वही बचेगा। इसे ही प्रकृति का अल्टीमेट अनडिस्प्यूटेड कानून मान लिया गया था। लेकिन 1967 में सब कुछ बदल गया। वैज्ञानिक लिन मार्गुलिस ने सिम्बायोजेनेसिस नाम की एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग थियोरी पेश की जिसने डार्विन के इस विचार की नींव ही हिला दी। इस थियोरी ने साबित किया कि केवल अपने बारे में सोचना या सेल्फिश सर्वाइवल इस ब्रह्मांड का नियम कतई नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि जो जीव सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है, ये ब्रह्मांड उसे बहुत ही भयानक तरीके से सजा देता है। ये सजा कैसी होती है, इसे हम सिम्बायोजेनेसिस और स्नोबॉल अर्थ की इस कहानी से समझ सकते हैं। ब्रह्मांड स्वार्थ की सजा कैसे देता है? चलिए समय में करोड़ों अरबों साल पीछे चलते हैं। उस समय पृथ्वी पर एक एपेक्स प्रीडेटर का राज था, एक माइक्रोस्कोपिक जीव जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। सर्वाइवल की अंधी दौड़ में यह जीव बहुत ही क्रूर था। इसने अपनी ऊर्जा के लिए पानी के मॉलिक्यूल्स को बेरहमी से तोड़ा और इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में वातावरण में भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दिया। उस समय ऑक्सीजन एक तरह का जहर थी। उन्होंने प्रकृति का इतना शोषण किया कि वायुमंडल पूरी तरह से इस विषैली ऑक्सीजन से भर गया और फिर ब्रह्मांड ने पलटवार किया। पृथ्वी का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि पूरी की पूरी पृथ्वी एक बर्फ के गोले में बदल गई। इसे हम स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। अपने ही स्वार्थ के कारण पैदा की गई उस जमा देने वाली ठंड में साइनोबैक्टीरिया खुद भी सरवाइव नहीं कर पाए और उनका अंत हो गया। तो अगर स्वार्थ का मतलब विनाश है, तो फिर जीवन का आधार क्या है? जवाब है हमारा अपना माइक्रोबायोम। अगर सेल्फिश सर्वाइवल का नतीजा एक्सटिंक्शन यानी विलुप्ति है, तो फिर इवोल्यूशन का असली नियम क्या है? वो नियम है सिम्बायोजेनेसिस। इवोल्यूशन की वो प्रक्रिया जहां एक जीव दूसरे को खत्म नहीं करता, बल्कि वो आपस में जुड़ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं और मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और उन्नत जीवन बनाते हैं। ये बात लिटरली दिमाग घुमा देने वाली है कि हम जो खुद को एक अकेला इंडिपेंडेंट इंसान मानते हैं ना, असल में हम एक चलते फिरते इकोसिस्टम है। हमारे शरीर के अंदर खरबों बैक्टीरिया मौजूद हैं जिनका अपना खुद का डीएनए है। वो हमारे अंदर एक निरंतर बायोलॉजिकल कोऑपरेशन यानी आपसी सहयोग के साथ जी रहे हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं चेतना के क्रमिक विकास की तरफ। अब यहां एक बेहद चौंकाने वाला कनेक्शन सामने आता है। आधुनिक विज्ञान आज जिस एवोल्यूशनरी टाइमलाइन की बात कर रहा है, प्राचीन भारतीय ऋषियों ने उसे चेतना के स्तर पर सदियों पहले ही डिकोड कर लिया था। जरा इस सीढ़ी को देखिए। सबसे पहले आए सिंगल सेल जीव जिनका कोई शरीर नहीं था। फिर आए पौधे जिनके पास शरीर तो था लेकिन दिमाग नहीं। उसके बाद जानवरों का जन्म हुआ जिनके पास शरीर और सिर्फ सर्वाइवल के लिए एक एनिमल ब्रेन था। और फिर सबसे आखिर में आए हम इंसान। इंसानों के पास सर्वाइवल वाला वो एनिमल ब्रेन तो है ही, लेकिन साथ ही हमारे पास है सोचने समझने वाला एक हायर लॉजिकल ब्रेन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर की हर एक कोशिका के भीतर अरबों साल पुरानी एक साझेदारी छिपी हुई है? जरा इमेजिन कीजिए, हम अक्सर खुद को एक इंडिपेंडेंट इंसान मानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो इस यूनिवर्स में अपनी कहानी खुद लिख रहा है। लेकिन क्या हो अगर आपके वजूद की बुनियाद ही किसी और के साथ पूरी तरह मिल जाने की कहानी हो? 2.2 अरब साल। जरा इस टाइम स्केल की विशालता को महसूस कीजिए। हम एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं जो समय के इतने बड़े सफर को पार करके आज इस वक्त आपके भीतर जिंदा है। हम इसे कोई सनसनीखेज बनाकर नहीं कह रहे हैं कि बैक्टीरिया ने रातों रात इंसान बना दिया, नहीं, बल्कि सच ये है कि इस तरह के एंडो सिम्बायोटिक इवेंट्स हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के सबसे क्रिटिकल स्टेप्स थे। यह सोचना ही कितना माइंड ब्लोइंग है ना कि हमारी सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर ही सहयोग का एक अरबों साल पुराना मेमोरियल है। लेकिन आखिर यह हुआ कैसे? होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद उन बैक्टीरिया ने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया। उन्होंने अपनी आजादी छोड़ दी और एक नए तरह का इवोल्यूशन शुरू किया। उन्होंने अपने सबसे जरूरी जीन्स सीधे होस्ट सेल के न्यूक्लियस को दे दिए और अकेले जिंदा रहने की अपनी काबिलियत हमेशा के लिए खो दी। वो बैक्टीरिया पूरी तरह से बदल गए और बन गए माइटोकॉन्ड्रिया। जी हां, वही पावर हाउस जो आज हमारी हर एक सेल को जिंदा रहने और ग्रो करने की एनर्जी देता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी एक आजाद बैक्टीरिया हुआ करते थे? क्योंकि वो आज भी अपना अतीत अपने साथ लेकर चलते हैं। आज भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का एक अलग छोटा सा जीनोम होता है जो आपकी सेल के मेन डीएनए से बिल्कुल अलग है।
और तो और वो हमारी सेल्स के अंदर बिल्कुल वैसे ही डिवाइड होते हैं जैसे आजाद बैक्टीरिया करते हैं, बाइनरी फिशन के जरिए। ये हमारे अंदर मौजूद वो प्राचीन यात्री हैं जो अब हम पर पूरी तरह डिपेंडेंट तो है, लेकिन अपने पुराने इंडिपेंडेंट अतीत के निशान आज तक मिटा नहीं पाए हैं। तो यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, माइटोकॉन्ड्रिया आज भी अपने उस एंशिएंट बैक्टीरियल पास्ट के निशान क्यों रखे हुए हैं? लाखों करोड़ों सालों के एवोल्यूशन ने उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से मिटाकर उनके डीएनए को पूरी तरह होस्ट में क्यों नहीं मिला दिया? ऐसा लगता है जैसे नेचर जानबूझकर किसी बड़े ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल आइडेंटिटी के इन छोटे छोटे निशानों को बचा कर रखती है। क्या ऐसा हो सकता है कि नेचर के अंदर कोऑपरेशन, कंपटीशन जितना ही इंपॉर्टेंट हो? और पता है, ये साझेदारी सिर्फ कोई एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, ये इसी पल आपके शरीर में चल रही है। लाखों साल पहले जब इंसान एक अलग स्पीशीज के तौर पर इवॉल्व भी नहीं हुए थे, तब भी हमारे पूर्वजों के अंदर गट बैक्टीरिया रहा करते थे। जैसे जैसे हम इंसान बने, इन बैक्टीरिया ने हमारे साथ साथ इवॉल्व किया। आज वो सिर्फ हमारे डाइजेशन में मदद नहीं करते, वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं, और मॉडर्न साइंस तो यहां तक दिखा रही है कि वो हमारे बिहेवियर और मूड को भी गहराई से कंट्रोल कर सकते हैं। देखा जाए तो हम सचमुच एक चलता फिरता इकोसिस्टम है। इस डॉक्यूमेंट्री को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए